यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस बुक का लेसन 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाइबर से लेकर फैब्रिक तक के बनने की प्रोसेस कैसे क्या कहाँ पर ये होता है, ये सब कुछ जानेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वार्म अप दिया गया है और आप जानते हैं कि वार्म अप मैं आपको नहीं कराता हूँ, वो आपको खुद से आपके लिए एक एक्टिविटी के तौर पर होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अपना चैप्टर की फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फाइबर्स आर थिन थ्रेड्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस। यानी फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही पतली थिन जो थ्रेड होती है, एक थ्रेड जो कि हमारे द्वारा बनाई होती है, यानी सिंथेटिक या फिर नेचुरल यानी प्रकृति के द्वारा बनाई होती है। ओके, नेचुरल फाइबर्स आर derived फ्रॉम एनिमल्स while आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मैन मेड। यानी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं और जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो हम खुद बनाते हैं। ओके, नेचुरल फाइबर्स आर यूज्ड इन क्लॉथिंग इंक्लूड कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। यानी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मतलब कपड़े बनाने के लिए वो यूज़ होते हैं। कौन कौन से? कॉटन होता है, जूट होता है, सिल्क होता है और वूल होता है। ओके, सम आर्टिफिशियल फाइबर्स सम आर्टिफिशियल आर रेयन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर। यानी जो कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर, और भी कई सारे होते हैं लेकिन इस पे नहीं दिए गए। ओके, प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट मेक एनिमल फाइबर। यानी जो प्रोटीन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ओके, जो कि एनिमल फाइबर्स को बनाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग दी गई है हमारी वो है वूल। ओके, सबसे पहले क्या दी गई है हेडिंग? वूल। तो चलिए वूल पढ़ते हैं। वूल इज़ अ सॉफ्ट थिक हेयर दैट ग्रोज ऑन sheep, गोट्स और सिमिलर अदर एनिमल्स। यानी जो वूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सब्सटेंस होता है और थिक हेयर, वो एक हेयर होते हैं किसके? गोट के हो सकते हैं, वो शीप के हो सकते हैं और उनसे मिलते जुलते कई सारे एनिमल्स की। ओके, ह्यूमन बिगेन डोमेस्टिकेटिंग कैटल, शीप एंड गोस्ट मैंने बोल दिया, गोट्स thousands of years ago, and wool was important fiber to clothe some of the earliest human tribes। यानी जो कि वो जैसे कि ये हमारी वूल हो गई जो हमें घोट से मिलती है, शीप से मिलती है, उन्हें हम लोगों ने यानी ह्यूमंस ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी बहुत पहले से, हजारों सालों पहले से, मतलब पेट के तौर पर डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था, पालतू जानवर के तौर पर। किस लिए? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता था? उनसे उन्हें वूल चाहिए होता था, जो कि पिछले मतलब पहले के ज़माने में एक बेसिक नीड हुआ करती थी। ओके, टू ऑब्टेन वूल, शीप एंड सम अदर एनिमल्स आर ब्रेड एंड रियर्ड। यानी वो जब हमें वूल चाहिए होता है तो वूल लेने के लिए हम शीप या फिर कई सारे जो एनिमल होते हैं उनके बालों को ट्रिम कर देते। जैसे कि हमारी दाढ़ी जब बड़ी हो जाती तो हम वहाँ पे शॉपकीपर के पास, मतलब जो कि जहाँ पर भी दुकान होती है वहाँ पर जाके ट्रिम नहीं करवाते, वैसे उनके भी बालों को पूरा एकदम हटा दिया जाता है। ओके, फिर आगे की प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, their hair are shaved and processed into wool fibers that can be used। यानी जब उनके बाल कट जाते हैं उसके बाद उनकी प्रोसेस शुरू हो जाती है किसकी? वूल बनाने की, जो कि हम लोग
पहन सके। अब डायरेक्ट तो उनके बाल काट के पहन नहीं लेंगे कि हाँ बाल कट गए और लाओ चलो सबके लिए, मतलब सबको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। उसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है, उसे अच्छे से धुला जाता है, फिर उसके बाद उन्हें अच्छे से सारी चीज़ें करी जाती हैं, फिर उसके बाद जाकर उनसे स्वेटर, कोट, जैकेट्स ये सब बनती हैं। ओके, तो चलिए बाकी प्रोसेस हम अभी आगे पढ़ेंगे। वूल फाइबर्स आर फ्लफी एंड ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर, यानी वूल जो होता है वो काफ़ी फ्लफी यानी सॉफ्ट गुलगुला, वो गुलगुला फाइबर होता है जो कि बहुत सारी एयर को ट्रैप यानी बंद करके रखता है। इसीलिए जब हम मतलब वूलन के कपड़े पहनते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। सिंस एयर कैन सिंस एयर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कंडक्टर का मतलब क्या है, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है। ये कंडक्टर वो कंडक्टर है जैसे कि अभी हमने क्लास 6th में पढ़ा था, चैप्टर आई थिंक 5th में, हाँ चैप्टर 5th में क्लास 6th के हमने पढ़ा था कि कंडक्टर क्या होते हैं, जो कि हीट को या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करें उनसे पास होने के लिए। ओके, तो कंडक्टर उन्हें कहते हैं। और फिर उसके बाद जब भी हमने पढ़ा कि सिंस एयर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी एयर जो है वो हीट की अच्छी कंडक्टर यानी नहीं है। ओके, wool retains heat and prevents chilly cold winds from entering during winters, यानी जो हीट होती है वो मतलब जब वो चली जाती है, समर का सीज़न हमारा चला जाता है तो उसके बाद क्या आ जाती है, ठंडी आ जाती है। फिर उसके बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और फिर उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, स्वेटर, कोट, ये सब आपके घर में जो रखे होते हैं गर्म कपड़े उन्हें निकाल लेते हैं। सो हेयर कीप्स दोज एनिमल्स वार्म, यानी तब जो हेयर्स होते हैं उन एनिमल्स के, जैसे कि जो हमें वूल देते हैं, तब उन एनिमल्स को वूल क्या रखता है, गर्म रखता है। इसीलिए सर्दियों के टाइम पे उनके बाल नहीं काटे जाते। ओके, वो गर्मियों में ही काट लिए जाते हैं, फिर 2-4 महीने तक, 6 महीने तक उनकी सारी प्रोसेस होती रहती है और तब जाके वो एक जैकेट या फिर कोट या कुछ भी आकर तैयार होता है। चलिए हम नीचे आते हैं। वूल यील्डिंग एनिमल्स, यानी जो हमें वूल देते हैं उन एनिमल्स को अब जानते हैं। सबसे पहला आती है शीप। वूल कम्स मोस्टली फ्रॉम शीप, यानी ज़्यादातर वूल शीप से ही आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल फाइबर्स हैव डिफरेंट फिटनेस, शाइन, लेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी based on the variety of sheep is each is derived from, यानी ये सब उस पे निर्भर करता है, उस शीप पे कि वो किस तरह की मतलब किस वैरायटी का वूल देती है। यानी क्या निर्भर करता है, उसकी शाइन, लेंथ और ड्यूरेबिलिटी, यानी वो कितने समय तक चल सकती है, ये किस पर निर्भर करता है, उस शीप पर निर्भर करता है। ओके, a special kind of soft and light wool is obtained from the merino, a breed originating in स्पेन। यानी ये जो आप यहाँ पर शीप देख रहे हैं, एक मिनट, ये कलर उसी से मिक्स हो गया। यानी ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये मतलब कलर नहीं, ये जो आप वूल देख रहे हैं, ये शीप, ये वूल जो कि एक बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ वूल होता है, ये किस शिप से पाया जाता है, मरीनो शिप से। ओके, मेरिनो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी शिप को कहते हैं मरीनो शिप, जो कि स्पेन में पाई जाती है। अब नीचे आते हैं। अ शिप usually has a thick coat of hair having 2 types of fiber, यानी जो शीप होती है वो मोस्टली थिक हेयर उसके होते हैं, मतलब बहुत ही पतले हेयर उसके होते हैं। ऑफ हेयर हैविंग 2 टाइप्स, यानी उस और उनके भी 2 टाइप्स होते हैं। द लॉन्ग कोर्स, एक मिनट, द लॉन्ग कोर्स ब्रेड हेयर एंड सॉफ्ट अंडर वूल
beneath and outer hair, यानी जो शीप होती है वो उसके बाल बाहर के ज़्यादा लंबे होते हैं और अंदर के कम। Sheep rearing is one of the traditional business of people of some countries, यानी जो शीप rearing जैसे शीप के बालों से सारे स्वेटर वेटर बनाना, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस है पीपल्स का, जो कि अलग अलग कंट्रियों में होता है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ शीप्स आर रेज्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट्स, यानी डिफरेंट वैरायटी की शीप यानी अलग अलग तरीके की शीप अलग अलग मौसम में पाए जाती हैं। किसके हिसाब से? मौसम के हिसाब से लिए जाते हैं उनसे उनके बाल। ओके, जियोग्राफिकली लैंडस्केप्स एंड प्रेफरेंसेस, यानी जो कहाँ से लिए जाते हैं? लैंडस्केप से और प्रेफरेंसेस से लिए जाती हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर नाउ वर्ल्ड्स मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स है, यूएस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वूल प्रोड्यूस होता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ sheep are found in different parts of India, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम एक्सेट्रा, यानी जो हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ पर वूल पाया जाता है वो कौन कौन सी जगह पर है? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम और कई सारे स्टेट होते हैं। A lot of care should be provided to make sure the animals reared are healthy and happy and they grow a thick coat of hair, यानी इसका बहुत ही सावधानी से ख्याल रखा जाता है उस एनिमल का कि वो खुश रहकर अपनी मर्ज़ी से उसे मतलब इंसानों को अपने बाल दे और वो जल्दी से अपने लिए एक थिक कोट ऑफ हेयर ग्रो कर ले। sheep are grazing animals and they eat grass and leaves while living pastures, यानी जब जो शीप्स होती हैं वो क्या करती हैं, मतलब वो क्या खाती हैं? ग्रास एंड लीव्स। शीप rears also feed them mixture of, यानी वो क्या क्या और खा सकती है? मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, ज्वार एंड ऑयल केक, यानी वो तेल का केक भी खा सकती हैं। इन विंटर दे आर फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर्स, यानी वो ठंड के मौसम में पत्तियाँ खाती हैं, ग्रेन खाती हैं और ड्राई फॉडर्स खाती हैं। ओके, चलिए नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आप अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अदर एनिमल्स में। चलिए अदर एनिमल्स से शुरू करते हैं। गोट्स। The wool fiber derived from goats include mohair from Angora goats and cashmere from several types of goat, यानी यहाँ पर कुछ गोट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि हाँ, मोहेयर जो कि होता है वो एंगोरा गोट से लिया जाता है एंड काश्मीरी जो मतलब वूल होता है वो अलग अलग टाइप की गोट से ले सकते हैं हम लोग। ओके, दूसरा आता है कैमल। द वूल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन कैमल्स सच एज द एलिमा एंड अल्पाका आर वेरी सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेटेड एंड लस्ट्रस, यानी जो ये अल्पाका कैमल होता है
इनका जो वूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, गर्म होता है और हल्का होता है और लस्ट्रस यानी चमकीला होता है। The best quality of wool is obtained from the Britannian Bactrian camels, which have two humps and are found in Mongolia and China। जो कि जो बेस्ट वूल मतलब जो बेस्ट कैमल होते हैं वूल के लिए, वो कौन कौन से होते हैं? जिनके पास दो हम्स होते हैं। जैसे कि हम जो कैमल देखते हैं उनके पास केवल एक हम होता है, लेकिन जो ये देखिए बैक्टीरियन कैमल, ये कैमल होता है बैक्टीरियन कैमल, जिसके पास ये एक और ये दो हम होते हैं। वो कैमल सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है वूल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? चाइना और मंगोलिया में। रैबिट, अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट, यानी जो अंगोरा वूल है वो अंगोरा रैबिट से भी ले सकते हैं हम लोग। दिस वूल इज़ फ्लफ़ी, सॉफ्ट एंड ऑफ गुड क्वालिटी, यानी ये जो वूल होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है, फ्लफ़ी होता है और सॉफ्ट होता है। याक reared in Tibet and Ladakh also yield वूल, यानी जो याक होता है लद्दाख और तिब्बत में पाए जाने वाला एक जानवर होता है, वो भी वूल प्रोड्यूस करता है। मैं देख लूँ अभी कितना बड़ा चैप्टर है। हाँ, ये तो छोटा है। 1 2 3 4 5 पेज अभी बचे हैं। उनमें से एक्टिविटी भी दी गई होगी। हाँ, ये एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी दी गई है और नीचे नहीं है। नहीं, नीचे भी है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वूल। द स्टेप्स involved in processing of wool are shearing, scoring, sorting, cleaning of birds, dyeing। यानी ये पाँच स्टेप्स करे जाते हैं वूल की, सब मतलब वूल को अच्छे से प्रोसेस करने के लिए। पहला कौन सा? पहला है शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूलन फ्लीस ऑफ अ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी उस प्रोसेस को जब हम वूल से सारी मतलब जैसे कि धूल मिट्टी ये सब वूलन फ्लीस जो वूलन में फ्लीस लग जाती है, जैसे कि जो ऊपर की सतह में एक चीज़ होती है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन होती है एक चीज़, उसे जब उस प्रोसेस में उसी चीज़ को हम लोग हटाते हैं। ओके, दिस इज़ यूजुअली डन मैनुअली विथ सीजर्स एंड हैंड ब्लेड्स और विद स्पेशल क्लिपर्स, यानी ये जो प्रोसेस है ये सीजर से, हैंड ब्लेड से और एक स्पेशल क्लिपर्स होती हैं, उनकी मदद से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। टू कीप द एनिमल्स सेफ ड्यूरिंग द प्रोसेस, shearing should ये कहाँ गए हम लोग? हाँ, shearing should be done as kindly and gently as possible with proper care for the animals well-being, यानी ये सारी प्रोसेस बड़ी सावधानी से करी जाती है और काफ़ी जेंटल तरीके से करी जाती है ताकि जानवर को कुछ भी दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड्स, देन शेयरिंग बिकम्स एज ईजी एज ह्यूमंस गेटिंग अ हेयर कट, यानी जो शेयरिंग होती है वो जैसे हम लोग अपने बाल कटाते हैं वैसे उसी तरह जो शीप होती हैं उनके भी बाल कटते हैं, सेम टू सेम होता है बिल्कुल। ऑल्सो इट हेल्प्स द शीप बाय रिमूविंग
excess of hair that they do not need in the summer। यानी ये उनको भी गर्मी लगती जब अगर हम लोग तो केवल ठंडी में ही गर्म कपड़े पहनते, लेकिन वो तो नेचुरल उनका है कि मतलब वो तो 24 घंटे नेचुरल मतलब वो गर्म रहते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हीं से तो हमें वूल मिलता है, तो वो कितना वूल अपने ऊपर लिए रहते हैं। और इनसे शीप को भी मदद होती है कि वो जैसे हम लोग के ज़्यादा बड़े बाल हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, वैसे शीप के भी बहुत ज़्यादा बड़े बाल हो जाते हैं तो उनको भी नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए उनके बाल भी उनको काट देते हैं जब उनके बाल, तो उनको भी अच्छा लगता है, मदद होती है उनकी स्कोरिंग। द शेयर्ड हेयर इज़ वॉश्ड इन टैंक्स और इन स्पेशल मशीन थ्रोली टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस। यानी जो स्कोरिंग की प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, जब हम शीप के शेयर्ड हुए बालों को अच्छे से धोते हैं, किसमें, टैंक्स में, स्पेशल मशीन्स में, क्या क्या रिमूव करने के लिए, डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस, ये सब रिमूव करने के लिए हम उन्हें धोते हैं। द प्रोसेस बाय विच रॉ वूल फ्रॉम एनिमल्स इज cleansed to eliminate impurities is called scoring। यानी ऐसी प्रोसेस जब हम कच्चा जो वूल होता है उसको एनिमल से लेकर अच्छे से क्लीन करें, उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाल दें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कोरिंग। द वूल इज़ देन पास्ड थ्रू रोलर्स एंड ड्रायर्स। यानी फिर उसके बाद वूल को सुखाया जाता है, किसकी मदद से, रोलर्स की मदद से और ड्रायर्स की मदद से। ये देखिए आपको मैं दिखा दूं कि ये शीप की रियरिंग हो रही है और ये यहाँ पर शीप की क्या हो रही है, स्कोरिंग, यानी उसके वूल की धुलाई हो रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब और नीचे आ जाते हैं। ओके चलिए आगे पढ़ते हैं, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब तीसरा है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग और ग्रेडिंग। सॉर्टिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग द हेयर अकॉर्डिंग टू कलर और लेंथ। यानी सॉर्टिंग उसे कहते हैं जब सॉर्टिंग कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग द हेयर अकॉर्डिंग टू कलर और लेंथ। यानी जो सॉर्टिंग होती है वो शेप के कलर के हिसाब से, मतलब जितनी हमें चाहिए होती है उसकी लेंथ जितनी हमें चाहिए होती है उसको, उस प्रोसेस को कहते हैं, और कलर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। रिमूविंग बर स्मॉल फरी फाइबर कॉल्ड बर या बर्स। यानी जो वूल में जो छोटी छोटी फरी मतलब फाइबर रह जाते हैं कुछ, उन्हें हम कहते हैं बर्स। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। यानी जो बर्स होते हैं वो शीप के हेयर से हमें मिलते हैं। डाइंग, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। यानी जो डाइंग की प्रोसेस होती है वो कलरिंग की प्रोसेस को कहते हैं। एज द नेचुरल फ्लेश ऑफ शीप्स एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। यानी जो नेचुरल कलर होता है किसका, शीप का, वो हमें कौन कौन से कलर का मिलता है, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये सारे कलरों का मिलता है। और उसे हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई किसी ने रेड कर दिया, किसी ने येलो कर दिया, किसी ने ब्लैक कर दिया, किसी ने वाइट कर दिया, अपने मन से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी ने ब्लू कर दिया। ओके, स्पिनिंग, वेविंग एंड फिनिशिंग। अब ये 3 प्रोसेस एक साथ दी गई हैं, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। द फाइबर्स आर स्ट्रेंड, कॉम्ड एंड देन रोल्ड इनटू यार्न्स। यानी जो फाइबर होते हैं उन्हें पहले अच्छे से स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसे कॉम्ब किया जाता है और फिर उनके यार्न्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे थ्रेड। द longer ones are spun into wool for making woolen garments and the shorter ones are woven into the woolen cloths। यानी जो छोटे छोटे
मतलब जो ज़्यादा बड़े वो थ्रेड बनते हैं वो किस काम में आते हैं? वुलन गारमेंट्स बनाने के लिए। और जो छोटे होते हैं वो वुलन क्लॉथ्स बनाने के काम आते हैं। चलिए अब यहाँ पर लेटेस्ट रिवाइज दिया गया है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है सिल्क। सिल्क क्या है? चलिए पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, सिल्क। सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर्म। यानी जो सिल्क वर्म होता है उनसे हमें सिल्क मिलता है। इट कम्स फ्रॉम द थ्रेड लाइक फिलामेंट्स दैट अ सिल्क वर्म स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ ककून। यानी सिल्क क्या होता है? जो जो सिल्क एक फिलामेंट होता है, थ्रेड लाइक फिलामेंट दैट, मतलब जो सिल्क वर्म होता है वो अपने चारों ओर घुमाता है, क्या बनाने के लिए? ककून बनाने के लिए। ओके। और सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी इसके बारे में भी एक स्टोरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, वरना आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको स्टोरी नहीं सुननी कि ये मतलब सिल्क बना कैसे। तो एक बार एक इंसान था, वो मतलब ठंडी का मौसम था। और वो किसके नीचे? एक पेड़ के नीचे खड़ा था। फिर उसके बाद वो गरम गरम, क्या बोलते हैं, चाय, गरम गरम टी या चाय जो भी आप कहें, वो पी रहा था। गरम गरम, बहुत गरम थी वो, मतलब अभी अभी वो जस्ट आई थी बन के। तो क्या हुआ कि एक जो सिल्क वर्म होता है वो उसके अंदर, मतलब पेड़ से गिर कर, फिसल कर उसके चाय के अंदर गिर गया। फिर उसने सोचा कि अरे ये क्या है। तब उसने सोचा कि चलो मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। तब वो उसने वही सिल्क यानी उसी थ्रेड को पकड़ लिया। फिर वो उसे खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था। लेकिन वो अब सिल्क वर्म जो था वो अपने पूरे शरीर में उसको क्या कर लेता था? स्पिन कर लेता था, पूरे अपने शरीर को कवर कर लेता था। तो जब तक उसका शरीर मतलब उससे खुल नहीं गया तब तक वो आती रही बाहर, आती रही, आती रही, आती रही। तब उसने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छा फाइबर है कपड़े बनाने के लिए। तब उसने पहला सिल्क वर्म से पहला सिल्क डिस्कवर किया। ओके। और उसके बाद वो उसका बिजनेस चलने लगा। उसको मतलब लोगों को सिल्क बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। ओके फ्रेंड्स, तो यही स्टोरी थी। और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई है, अभी बस आधे घंटे की हुई है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। तो एक मिनट। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। अ सिल्कवर्म, 1 minute. A silkworm begins its life as an egg and goes through several stages in transition to change form and egg into a mature silkworm. यानी जो सिल्कवर्म होता है वो अपनी मतलब लाइफ को कब बिगिन करता है? उसका जब अंडा बन रहा होता है। ओके, उसके अंडे से वो अपनी लाइफ साइकिल को शुरू कर देता है। और फिर वो अलग अलग कंडीशंस में जाता है। फिर उसके बाद जब तक वो पूरा सिल्कवर्म नहीं बन जाता तब तक वो अंडे के अंदर ही सेफ रहता है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेस एग्स। यानी जो फीमेल सिल्क वर्म होती है वो एग को ले करती है। ओके। व्हेन द एग्स हैच लार्वा क्रॉल आउट ऑफ द एग्स। यानी जब अंडे फूट जाते हैं तब उनका लार्वा जो है वो बाहर आता है। द लार्वा फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। यानी जो लार्वा होता है वो मलबेरी लीव्स के ऊपर लगता है और उन्हीं पर ही अपना साइज बढ़ाता रहता है। चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। द सिल्कवर्म secretes fine filament made of a protein which
hardens upon coming in contact with air and become silk fiber। यानी जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपने अंदर से एक फिलामेंट को प्रोड्यूस करता है। वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, जिससे जब वो एयर से मिल जाता है तब वो क्या करता है? तब वो सिल्क फाइबर यानी सिल्क को बना देता है। ओके। The silkworm deposits layer of these filaments around its body preparing a cocoon। यानी जो सिल्कवर्म होता है वो इन्हीं लेयर्स को अपने ऊपर बॉडी के कवर करता है और उनसे कोकून बनाता है। कोकून इज अ सिल्की केस स्पन बाय लार्वा ऑफ सिल्कवर्म और अदर इंसेक्ट्स। यानी जो कोकून होता है वो एक सिल्की सब्सटेंस होता है जो कि लार्वा अपने ऊपर यानी स्पिन कर लेता है, अपने आप को उससे ढक लेता है, या फिर दूसरे इंसेक्ट्स। ओके। द सिल्कवर्म, एक मिनट, द सिल्कवर्म एंटर्स द प्यूपा स्टेज एंड द प्यूपा ग्रोज इनसाइड द कोकून। यानी जो सिल्कवर्म होता है वो प्यूपा के अंदर ग्रो होता है, मतलब जब वो प्यूपा स्टेज में होता है तब वो प्यूपा के अंदर ही कोकून को ग्रो करता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। रुकिए, ये मेल वाली बटरफ्लाई है, मतलब सिल्कवर्म, और ये फीमेल। ओके। और ये जो आप ये एग्स देख रहे हैं छोटे छोटे, ये मलबरी ट्रीज के लीव्स के ऊपर हैं। और ये हो गया आपका सिल्कवर्म, और ये होता है कोकून, और ये होता है आपका सिल्क मतलब कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। यानी ये जो कोकून है ये एक मॉथ होता है, उसके ऊपर उसके अंदर ये ग्रो होता है। ओके। वंस प्यूपा matures turn into a moth and emerge from the cocoon। Once pupa matures, it turns into a moth and emerges from the cocoon। हाँ, जब वो प्यूपा बन जाता है तब वो क्या करता है? वो मॉथ जो है मतलब वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है और इमर्ज हो जाता है किससे? कोकून से, यानी अलग हो जाता है। ओके। सिल्क थ्रेड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। यानी सिल्क जो है वो उसी के अंदर से यानी कोकून के अंदर से बाहर आता है। कौन? सिल्कवर्म। ओके। और यहाँ पर सॉरी उसको भूल जाइएगा, वो मैंने पिक्चर का नाम ले लिया था धोखे से। ओके, सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर हम लोग पढ़ते हैं। सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग इज द रेजिंग ऑफ सिल्कवर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। यानी सेरिकल्चर या फिर सिल्क फार्मिंग जो होती है वो सिल्कवर्म से सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। A variety of silk is obtained from the cocoon spun by different types of moth। यानी जो cocoon होता है वो different types of moth से कलेक्ट किया जाता है। यानी कौन? जो अलग अलग वैरायटी के सिल्क होते हैं वो cocoon जब अपने ऊपर सारे सिल्क को स्पिन कर लेता है तब वो अलग अलग टाइप के मॉथ से अलग अलग क्या करते हैं? अलग अलग सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। Although मलबरी सिल्क इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। यानी जो मलबरी सिल्क है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। द सेवरल अदर टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग तुषार, इरी, मोगा सिल्क विथ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ। यानी ये सारे जो नाम होते हैं ये किसके हैं? सिल्क के नाम है। ओके। Silk are reared in a suitable, clean, temperature and ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। यानी सिल्क जो है वो कहाँ पर मतलब रखना चाहिए? एक क्लीन जगह पर, टेम्परेचरी जगह पर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड होना चाहिए। ओके। और इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, और टेम्परेचर उसका मतलब ज़्यादा
बढ़ा ना हो। ओके, सॉरी। द एग्स लेड बाय फीमेल सिल्कवर्म आर वॉश्ड एंड स्टोर्ड, यानी जो फीमेल सिल्कवर्म होती है उससे जो अंडे प्रोड्यूस होते हैं वो अच्छे से स्टोर करे जाते हैं धुलकर। ओके, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स, यानी जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैटरपिलर बोलते हैं या फिर सिल्क वर्म बोलते हैं। ओके, ईट ईट डे एंड नाइट एंड ग्रो फास्ट। हाँ, मतलब वो दिन में खाते हैं और रात में वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर द एग्स हैच, एक बार जब अंडे फूटते हैं, दे आर केप्ट इन द क्लीन बैम्बू ट्रेस, यानी वो क्लीन बैम्बू ट्रेस में रखे जाते हैं। एंड द लार्वा आर फेड फ्रेश मलबेरी लीव्स, यानी जो लार्वा होता है वो फ्रेश मलबेरी लीव्स को खाता है। Typically, larvae will feed on mulberry leaves for about 20 to 30 days and increase inside spinning cocoon अराउंड देम, यानी वो 25 से 30 दिन में अपने ऊपर पूरा जो कि उनके अंदर का सिल्क होता है उसको अपने ऊपर पूरा स्पिन करके अपने को ढक लेते हैं। और वो साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़े, मतलब हमसे बड़े तो नहीं लेकिन जितना उनका नॉर्मल साइज़ रहता है उतने हो जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेस फॉर द cocoon टू गेट अटैच्ड, यानी जो स्मॉल रैक्स होती हैं वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, क्या? ट्रे, cocoon को रखने के लिए, अटैच करने के लिए। ओके, द cocoon आर पुट इन बॉइलिंग वाटर, यानी जो cocoon होता है उन्हें गरम गरम पानी में एकदम डाल दिया जाता है जिंदा। और इसके बारे में एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जो सिल्कवर्म होते हैं वो बस 500 किलो, या मतलब इसका मुझे अच्छे से याद नहीं है लेकिन जो पिछली बुक थी साइंस की उस पे ये फैक्ट था कि वो कुछ 500 kg तक, शायद 1000 सिल्कवर्म मिलकर 500 किलो तक सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हम इंसानों ने उससे 500 की जगह 1000, यानी उसका दुगना सिल्क उससे हर साल वो लोग लेते हैं। अब सोच लीजिए कितने लालची हो चुके हैं आजकल के इंसान कि एक ज़िंदा सिल्कवर्म को गरम पानी में डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसको, मतलब जब वो मर जाता है पूरी तरीके से, फिर उसको धुलते हैं, फिर उसके बाद उसका सिल्कवर्म निकाल देते हैं, मतलब सिल्क निकालते हैं, वो भी उसका डबल। जैसे 500 किलो, मतलब 1000 सिल्कवर्म मिलके 500 किलो दे सकते हैं सिल्क, लेकिन इंसानों ने 1000 सिल्कवर्म हर साल इसीलिए मरते हैं क्योंकि वो तो उनकी कैपेसिटी जितनी है उनसे डबल इंसान उनसे लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, व्हेन सिल्कवर्म cocoon हीटेड इन बॉइलिंग वाटर, यानी जब cocoon जो है वो हीटेड बॉइलिंग वाटर में गर्म हो जाते हैं, द gummy substance that holds the cocoon filaments together is dissolved in the and the filament get loose, यानी यहीं पर वो बात दी गई है जो कि गमी सब्सटेंस होता है जो जिससे सिल्क चिपका रहता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और जो मतलब वो होता है सिल्क वो लूज हो जाता है, किससे? कोकून से, जिंदा कोकून से। ओके, देन द फिलामेंट फ्रॉम अ नंबर ऑफ कोकून आर ट्विस्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल थ्रेड, यानी जो फिलामेंट यानी रहता है वो उस कोकून से अलग कर दिया जाता है, मतलब उनको साथ रख के ट्विस्ट कर दिया जाता है और उनको अलग कर दिया जाता है एक सिंगल थ्रेड लेने के लिए। ओके, विच इज स्पन ऑन अ व्हील ड्राइंग रॉ सिल्क फाइबर, यानी
वो रॉ सिल्क फाइबर को उसके बाद मतलब उसमें डाल देते हैं। ओके, नीचे आते हैं। द रॉ सिल्क फाइबर आर देन डाइड एंड वोवन इनटू सिल्क फैब्रिक बाय वेवर्स। यानी जो रॉ सिल्क रहता है, फाइबर रहता है, वो उनको कलर किया जाता है। उसके बाद डाइड का मतलब होता है कलर। फिर उसके बाद उनको वोवन किया जाता है, यानी उनको सिला जाता है इनटू सिल्क फैब्रिक बाय वेवर, जो कि सिलाई मशीन मतलब जिनको चलानी आती है उनसे करवाया जाता है ये सब। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, इसे तो आप लोग कर लीजिएगा घर में अगर आपको आती हो तो। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भी एक एक्टिविटी देखने को मिलती है, आप इसको भी कर सकते हैं अपने घर पर। नीचे आते हैं, यहाँ पर भी ये जो एक्टिविटी है ये इसी एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे कि ये यहाँ पर अधूरी रह गई है ना, तो इसी के आगे का ये है। ओके, इसको आप देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसी के आगे वाला है यहाँ से। ओके, यहाँ से यानी यहाँ से हमारे चैप्टर हो जाता है फिनिश। आखिरी में बस एक्टिविटी दी गई थी। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं की टर्म्स, जो कि मेरी पुरानी आदत है, आप सभी को की टर्म्स मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ याद करने के लिए। तो आज भी मैंने बिल्कुल सेम किया है, आपको एक की टर्म्स याद करने और एक एक की डिफिनीशन आपको मुझे बिना चीटिंग करे, सुन रहे हैं आप, बिना चीटिंग करे कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बिना चीटिंग करे आप करिएगा, वरना आपके याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, बिना चीटिंग करे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे पता है आप कर लेंगे। ओके, चलिए ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर भी ऊपर दी गई हैं एक्टिविटी। ये कहाँ गए हम लोग? ये यहाँ पर 2 दी गई हैं, सेरिकल्चर एंड रीलिंग। ओके, चलिए यहीं से हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो आज हमने लेसन 3 भी पढ़ लिया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। बाय।